साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। एक नोटबुक आप मेंटेन कर लो विद पेन और पेंसिल। प्रॉब्लम क्या है उसको अपन समझते हैं। एक आदमी था जो इंडिया के बाहर गया। उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसका डिस्प्यूट हो गया उसकी वाइफ से। अब उसकी वाइफ उस फॉरेन कंट्री से बच्चा ले आई इंडिया में। हस्बैंड ने जो है केस फाइल किया कि मुझे मेरा बच्चा जो है दिलवाया जाए, और अल्टीमेटली हस्बैंड जो है सक्सीड हुआ। तो कुल मिला करके क्या दावपेच थे हस्बैंड के उसको अपन समझते हैं, और क्या वर्कआउट था उस केस में उसको अपन समझते हैं। और जब भी हम कॉन्टेस्ट करें चाइल्ड कस्टडी केस को, तो हमें क्या क्या बिंदु जो है ध्यान में रखने होंगे। देखिए, जब भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ का, और वाइफ जो है बच्चे को पीएर ले जाके जो है बैठ जाती है, तो काफी लंबे टाइम बाद आप सलाह लेते हैं वकील साहब से, एंड देन यू फाइल अ केस फॉर चाइल्ड कस्टडी। क्या आपको लगता है इन रियली यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट अ चाइल्ड कस्टडी केस? मैं कहूंगा उत्तर है नहीं। बेसिकली वहां आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हो। देखो, जब भी आप केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो अपना ईगो साइड में रख दो। आपको बेसिकली ये देखना होगा कि आपके पास ऐसी क्या बेस एविडेंस है, ऐसे क्या ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप एक मजबूत केस को ब्रिंग कर रहे हो ऑनरेबल कोर्ट में। देखिए, अगर लंबे टाइम बाद आप केस को लेके आ रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण कि देरी क्यों हुई। दूसरी बात, जो ये टाइम गैप आया, इसके बीच में आपने क्या प्रयास किए। अगर प्रयास नहीं है या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वहां पर चांसेस कम होते हैं सफलता मिलने के। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन बिंदुओं पर आराम से ही ध्यान देते हुए चलें। कई बार लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि बच्चा जो है उठा के लिए, बच्चा आप उठा के तो ले आओगे, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब पुलिस पीछे पड़ती है तो बच्चा आप सरेंडर भी कर देते हो, तो आपकी करीबी मेहनत जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके केस में आप खुद ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप खुद काम फैक्ट्स पे नहीं करोगे, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन या डिसीजन लिए गए इमोशंस के अंदर, वो किसी भी व्यक्ति को सफल होने नहीं दे सकता है। वेन एवर वी आर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मोर स्पेसिफिकली वेन वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, ऐसे सिनेरियो में जो निर्णय है हमारे वो होने चाहिए लॉजिकल एंड लीगल। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग के तहत जो है आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गया? तो एक बात जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो मैटर है चाइल्ड कस्टडी के, वहां पर बच्चे का वेलफेयर काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का अपब्रिंगिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और यही पैरा अमाउंट जो है स्थितियां हैं। अगर इस पर आप जोर नहीं दोगे, या आपकी प्लेटिंग सामान्य होगी, या आपके स्पेसिफिकेशंस इन पॉइंट पे नहीं होंगे, तो वहां पर आप सफल नहीं हो पाओगे। तो दूसरी कॉमन गलती मैंने आपको करा दी आइडेंटिफाई। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप रहते हैं विदेश में, और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, और आपकी वाइफ बच्चा इंडिया में लिए, और आपने विदेश के कोर्ट में जो है केस फाइल किया है रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी, और वो ऑर्डर के पक्ष में हो भी गया है, इसके बावजूद भी आपको सेक्शन 13 सीपीसी में जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना होगा। एंड वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कि केस का डिस्पोजल होना चाहिए मेरिट पे। इस केस में ऐसा ही हुआ कि वाइफ ने ये जोर दिया कि जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट का है उसका परसुएसिव वैल्यू है, पर कोर्ट ने कहा कि उसमें मोहतरमा आप भी अपेयर होगी, आपको सुनने का पूरा मौका मिला, एंड मेरिट्स पे केस जो है डिसाइड हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में इसका बाइंडिंग फोर्स आ जाता है। तो कुल मिला करके जो महत्वपूर्ण स्थिति है धारा 13 सीपीसी की, उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस है, उसको भी ऐसा लगता है कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, और ये एक आधार बना हस्बैंड के पक्ष में टू विन दी चाइल्ड कस्टडी केस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वाइफ ने कहा कि मेरा हस्बैंड जो है उसके पास फाइनेंस जो है कमजोर है, उसकी इनकम तो कम है, खर्चे जो है ज्यादा है। हस्बैंड ने अपना एफिडेविट दिया, उसने सबमिशन ये दी है कि मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी इफेक्टिव है, मैं बच्चे को मेंटेन कर सकता हूँ, इवन बच्चे की एजुकेशन, उसका जो मेडिकल है, उसके जो बेसिक नीड्स हैं उसको मैं जो है फुलफिल कर सकता हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि इमोशनल कंफर्ट के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो उसके पर्सपेक्टिव है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हस्बैंड इस बात को इंश्योर कर रहा है, उसके पक्ष में एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर कंप्लाई भी नहीं कर रही वाइफ, तो इट इज इंडिकेटिंग अ डेलिबरेटनेस ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ऐसा कोई फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जो है जोड़ देना है। कोर्ट ने कहा कि नथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट व्हाइल रिटर्निंग द चाइल्ड टू द कंट्री इट विल एक्सपोज द सेम टू फिजिकल डेंजर, नेग्लेक्ट और इमोशनल ट्रॉमा। जब तक इस तरह के अलामत नहीं है, जनरल अबरमेंट अगर वाइफ के होते भी हैं कि हस्बैंड जो है बच्चे की लाइफ खराब कर देगा, बच्चे को टॉर्चर करेगा, उसको ट्रॉमा देगा, तो ये सफिशिएंट नहीं है। स्पेसिफिक एविडेंस विद स्पेसिफिक इंस्टेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी राहत मिली फादर को फ्रॉम द कोर्ट। साथियों, जो ये फैसला है हमें सिखाता है चार महत्वपूर्ण बातें कि जब भी आती है बात चाइल्ड कस्टडी की, तो आपको जोर देना है चाइल्ड वेलफेयर पे एंड अपब्रिंगिंग पे।
दूसरी बात, आपको रखनी पड़ेंगी वो सारी एविडेंसेस जिसके बेसिस पे क्लेम को आप सपोर्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तीसरी बात, अगर देरी हुई है केस फाइल करने में, वो देरी क्यों हुई है उसको आप जो है जस्टिफाई करें। चौथी बात, अगर आप रहते हैं फॉरेन कंट्री में और उस फॉरेन कंट्री में कोई आदेश हुआ है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी और वाइफ जो है जबरन लेके बैठी है बच्चे को इंडिया में, तो आपको दो बातों पे जोर देना होगा कि सेक्शन 13 सीपीसी में लिखी हुई कंडीशंस को हमने फुलफिल कर दिया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट जो है मेरिट्स पे, जजमेंट जो है एक्सपर्टी नहीं है, तो वहां पर डेफिनेटली आप जो है फायदा ले सकते हो। तो कुल मिला के मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइट फॉर अ चाइल्ड कस्टडी केस, यू मस्ट एम्फसाइज ऑन दैट जजमेंट। जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 2 जुलाई 2026। तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी केस को, डू अ कंप्लीट रिसर्च ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ, उसके बाद आप प्रोसीड करें, तो वहां पर चांसेस जो है काफी बढ़ जाते हैं टू सक्सीड इन द केस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।